हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अजय कुमार, सहायक प्राचार्य अर्थशास्त्र हरिहर महाविद्यालय उदा किशनगंज। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी इस कंटेंट वीडियो में। आज मैं चर्चा हेतु उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है फर्म संतुलन। तो इसके तहत आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे संतुलन की अवधारणा क्या है, किस प्रकार कोई भी व्यावसायिक फर्म अपने संतुलन अवस्था को प्राप्त कर सकती है, उसकी क्या आवश्यक शर्तें हैं। फिर हम लोग देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की दशा अगर हो तो उस समय फर्म का व्यवहार कैसा होगा, अर्थात वह अपने संतुलन अवस्था को किस प्रकार प्राप्त करेगा। उसी तरह हम लोग देखेंगे कि एकाधिकार के बाजार में भी फर्म अपना संतुलन किस प्रकार प्राप्त करेगा। तो चलिए जानने के लिए अंत तक बने रहिए। अर्थशास्त्र में जब हम संतुलन की बात करते हैं तो हम लोग बात कर रहे होते हैं किसी भी उद्योग या फर्म की उस स्थिति की जब उसमें विस्तार या संकुचन की इच्छा उस फर्म को नहीं रह जाती। होल्डिंग महोदय ने साफ साफ कहा कि उद्योग उस समय संतुलन की स्थिति में कहा जाता है जबकि उसके विस्तार या संकुचन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। हम लोग इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार कोई भी उपभोक्ता को हम लोग संतुलन अवस्था में तब कहते हैं जब वो अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है, अर्थात उसे ऐसी कोई प्रेरणा उसके पास शेष नहीं रह जाती जिसके कारण वो अपने व्यय का पुनर्वितरण करे। उसी प्रकार कोई भी उत्पादक संतुलन अवस्था में तब कहा जाता है जब वो अपने निम्नतम लागत पर अपने फर्म से अधिकतम संभव उत्पादन प्राप्त कर रहा होता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो फर्म अपना आकार उत्पादन का परिवर्तित करना नहीं चाहता है, तो इसी अवस्था को हम लोग संतुलन अवस्था कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि किसी भी व्यावसायिक फर्म के संतुलन की शर्तें क्या क्या होंगी। तो जब शर्तों की बात करते हैं तो पहला शर्त आता है कि सीमांत लागत उसके सीमांत आगम के बराबर होना चाहिए किसी भी फर्म का। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि अगर सीमांत लागत सीमांत आगम से कम रह जाता है, इसका अर्थ ये होता है कि फर्म की क्षमता विशेष है। हम लोग जानते हैं कि सीमांत आगम अंतिम वस्तु से प्राप्त आगम है और सीमांत लागत जो है उसी अंतिम वस्तु से की लागत है। तो जब उसी अंतिम वस्तु की लागत उसी अंतिम वस्तु के आगम से कम होगी, इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन और बढ़ाया जा सकता है। जब उत्पादन की क्षमता विशेष है फर्म में, उत्पादन को और अभी लाभदायक स्तर पर बढ़ाया जा सकता है और उससे पहले हम रुक जाते हैं, उत्पादन फर्म रुक जाता है तो उसे हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो। दूसरी शर्त यह है कि सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे। ठीक है, तो कहते हैं कि यदि इस फर्म का सीमांत लागत वक्र उसके सीमांत आगम वक्र को ऊपर से काटता है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि संतुलन स्थिर नहीं होगा, अस्थिर संतुलन होगा और हो सकता है उसके बाद अगले बिंदु पर संतुलन बने जहाँ पर सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काट रहा होगा और उसी स्थिति में बहुगुण संतुलन होगी, मल्टीपल इक्विलिब्रियम का स्थिति आएगा।
अस्थायी संतुलन के लिए क्या आवश्यक हो जाता है कि संतुलन बिंदु के बाद सीमांत लागत सीमांत आगम से अधिक रहे, तब ही उत्पादक वहाँ रुकेगा। अगर सीमांत लागत जब तक सीमांत आगम से कम रहेगी तब तक उत्पादक उस बिंदु पर रुकेगा नहीं, वो आगे उत्पादन करता चला जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन किस प्रकार होगा। हम लोगों ने आगम विश्लेषण में देखा था कि पूर्ण प्रतियोगिता का फर्म जब होता है तो उसका मांग वक्र ही फर्म का मांग वक्र अर्थात एवरेज रेवेन्यू कर्व ही मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है और वो कीमत के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग संतुलन की बात करते हैं तो उसी दोनों शर्तों पर इसका परीक्षण करेंगे। सबसे पहला बात कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो। दूसरा बात कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे से काटता है। आप स्क्रीन पर जो चित्र देख रहे हैं इसके बिंदु ए पर फर्म जो है संतुलन में कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों शर्त पूरे हो रहे हैं। MC जो है MR के बराबर है और MC वक्र MR वक्र को नीचे से काट रहा है। उससे नीचे उत्पादन इसलिए नहीं होगा, फर्म का संतुलन इसलिए नहीं होगा कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से कम रह जाता है। अगर फर्म उसी मात्रा का उत्पादन करती है तो फर्म अपना लाभ अधिकतम नहीं कर पाएगी, क्योंकि आगे के उत्पादन के लिए मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से कम है, इसलिए वह और अधिक उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहित होगा। अगर वह और अधिक उत्पादन नहीं करता है और फर्म उसी मात्रा पर ही उत्पादन करता है तो त्रिभुज में दिखाए जा रहे हैं, त्रिभुज नहीं कह सकते हैं इसको, मतलब कह सकते हैं इसको ADE का जो क्षेत्र है जो यहाँ दिखाया जा रहा है उसके बराबर उसको कम लाभ प्राप्त होगा उस फर्म को। और ए से आगे फर्म उत्पादन करना नहीं चाहेगा, क्योंकि अंतिम वस्तु से की लागत जो है वो बढ़ती चली जाती है और आगम जो है पीछे छूट जाता है। इस प्रकार वो हतोत्साहित होता है फर्म अपना उत्पादन जो है ये बिंदु पर ही संतुलित रखने के लिए, अपना साम्य ये बिंदु पर ही बनाने के लिए। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता का जब फर्म होगा और ऐसी स्थिति होगी तो फर्म OB के बराबर अपना उत्पादन कर रहा होगा, OB के बराबर अपना उत्पादन कर रहा होगा और प्राइस जो है ये मान लीजिए ये F है तो OF के बराबर प्राइस पर वो OB मात्रा उत्पादन कर रहा होगा। और ये जो है AR कर्व ये उद्योग में जो प्राइस निर्धारित हुई है उसी को एज इट इज इसने एक्सेप्ट किया है। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग जो है प्राइस मेकर होता है और फर्म प्राइस टेकर होता है, उसी को वो एक्सेप्ट करता है। उसी प्राइस पर वो खुद को समायोजित करता है, साम्य की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार जो है फर्म OB मात्रा उत्पादन करके अपना साम्य या संतुलन सुनिश्चित करेगा। अब हम लोग देखेंगे कि बहुगुण संतुलन मल्टीपल इक्विलिब्रियम की स्थिति जब आएगी वो तब आती है जब मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को एक से अधिक बार काटती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जब होगी तो उसका चित्र कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग A बिंदु पर भी काट रही है और B बिंदु पर भी काट रहे हैं, दोनों जगह संतुलन की स्थिति है। लेकिन अब हम लोग तो बेहतर तरीके से जानते हैं कि A बिंदु पर स्थिर संतुलन
नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ए बिंदु के आगे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से कम है, और जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होगा तो क्या होगा, फर्म उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होगी, वो और अधिक उत्पादन करना शुरू करेगी, क्योंकि कॉस्ट अभी कम है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू अधिक है। तो और अधिक उत्पादन करती चली जाएगी, और तब तक उत्पादन करती चली जाएगी जब तक कि एमआर एमसी के बराबर फिर से प्राप्त नहीं कर लेता और एमसी वक्र एमआर को नीचे से नहीं काट रहा हो। यहाँ पर बी बिंदु पर अस्थायी संतुलन को फर्म प्राप्त करेगा और ओडी मात्रा उत्पादन करेगा। ठीक है। इसी तरह जब हम लोग एकाधिकार की बात करते हैं तो एकाधिकार में हम लोग जानते हैं कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच का संबंध हम लोग आगम विश्लेषण में देख चुके हैं कि हम लोग अगर मान लीजिए किसी एआर से वाई एक्सिस पर कोई भी लंब खींच डाले तो उसको बीचों बीच से एमआर वक्र काटती है, तो ऐसी स्थिति होती है। तो हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि एआर एमआर एसी एमसी हम लोगों ने यहाँ चारों कर्व उपस्थित है, और हम लोग देख रहे हैं कि एमआर को एमसी वक्र बी बिंदु पर काट रहा है और ओडी उत्पादन कर रहा है। इस बिंदु पर दोनों शर्त पूरे हो रहे हैं, एमआर एमसी के बराबर है और एमआर को एमसी नीचे से काट रही है। ऐसी स्थिति में क्या है कि एआर हम लोग जानते हैं कि क्या है, वस्तु की कीमत है, और एसी क्या है, प्रति वस्तु कीमत है। यहाँ देखिए कि सी और ए मतलब वस्तु से जो उसको आय प्राप्त हो रही है एक वस्तु से, वो डी ए के बराबर प्राप्त हो रही है, और उसको एक वस्तु पर लागत कितना के बराबर है, डी सी के बराबर है। इस प्रकार लाभ इसका कितना हो जा रहा है, सी ए के बराबर, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। ये हमेशा प्रतियोगी फर्म की कीमत से अधिक कीमत प्राप्त करता है एकाधिकारी। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि एकाधिकार में मल्टीपल इक्विलिब्रियम किस प्रकार होता है। तो मल्टीपल इक्विलिब्रियम होता ही तब है जब एमसी वक्र एमआर वक्र को एक से अधिक बार काटे। इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो वो कुछ इस प्रकार हो सकता है या नहीं तो इस प्रकार हो सकता है। इसमें क्या है कि एआर और एमआर कुछ अजीब तरीके के कर्व हैं, एमसी सीधी रेखा है। इस चित्र में क्या है कि एआर एमआर सीधी रेखाएं हैं और एमसी कुछ अजीब तरीके की कर्व है। तो पहले आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इस चित्र में बी बिंदु पर संतुलन तो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप देखें कि एमआर को एमसी वक्र ऊपर से काट रहा है। ठीक है। और ए बिंदु पर और सी बिंदु पर एमआर को एमसी नीचे से काट रहा है। इस प्रकार से दो संतुलन का बिंदु प्राप्त हो रहा है। तो बात आती है कि उत्पादक जो है वो ए बिंदु पर अपना उत्पादन करेगा या सी बिंदु पर अपना उत्पादन करेगा। एक चीज़ यहाँ विश्लेषण का है कि ए और बी का जो क्षेत्र है, ए और बी के बीच का जो क्षेत्र है, जो ये शेड किया हुआ है। अब आप देखें कि यहाँ क्या है कि एमसी अधिक है एमआर से, अर्थात यहाँ हानि हो रही है। और अगले में बी और सी के बीच में क्या है, जो छायादार क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है कि एमआर अधिक है एमसी से। मतलब क्या है कि वहाँ लाभ हो रहा है। तो अब ये डिपेंड करता है, उत्पादक इस दोनों क्षेत्र की तुलना करेगा। अगर लाभ हानि से अधिक होगा, अगर ए बी क्षेत्र की तुलना में बी सी क्षेत्र ज़्यादा बड़ा होगा, तो उत्पादक का संतुलन स्वतः सी बिंदु पर होगा, न कि ए बिंदु पर होगा।
अगर वो छोटा है क्षेत्र लाभ वाला और हानि वाला क्षेत्र बड़ा है तो संतुलन उत्पादक का ए बिंदु पर ही होगा। अगर दूसरे चित्र में देखें तो वही बात यहाँ भी है। यहाँ MC थोड़ा अजीब कर्व है और AR MR सीधी रेखा है। यहाँ भी वही बात है कि MR को A बिंदु पर MC नीचे से काट रही है, B बिंदु पर ऊपर से काट रही है, C बिंदु पर नीचे से काट रही है, तो B बिंदु पर संतुलन तो होगी नहीं। अब बात आती है A और C की, तो वही बात होगी A और B के बीच का क्षेत्र क्या है, लाभ का क्षेत्र है या हानि का क्षेत्र है। MC अधिक है मतलब हानि का क्षेत्र है, और B और C के बीच का क्षेत्र क्या है, लाभ का क्षेत्र है। अगर ये लाभ का क्षेत्र जहाँ पर MC कम है AB के अधिक क्षेत्र से बड़ा होगा, अर्थात लाभ अगर अधिक होगा तो संतुलन कहाँ होगा, C बिंदु पर होगा। लेकिन चित्र में साफ दिख रहा है कि AB का क्षेत्र बड़ा है तो संतुलन कहाँ होगा, A बिंदु पर होगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कोई भी फर्म किस प्रकार अपना मल्टीपल इक्विलिब्रियम या अस्थायी संतुलन मल्टीपल इक्विलिब्रियम की स्थिति में भी प्राप्त कर सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के ज्ञान में मैंने कुछ वृद्धि किया है। अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।